अप्लाइड मैकेनिक्स का यह लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे, देन उसके बाद सेम वे में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर जो भी पीडीएफ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यूज की है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे कमेंट्स में पिन करके मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक किया हुआ है, तो ये पूरी पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में वहां पर मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर के ड्यूरेशन में कुछ साथ के साथ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये टॉपिक तो आपने काफी बार पढ़ा होगा, बट डेफिनेशन से पहले कुछ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या होता है वो एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सेंटर फोर्सेज का हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा कि कोई एक बॉडी है, उस पर 3-4 डिफरेंट फोर्सेज लग रहे हैं, तो कैसे हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसकी हमें जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारे लिए फिर स्टडी एनालिसिस पार्ट है वो काफी इजी हो जाता है कि कोई बॉडी है, उस पर 3-4 अलग अलग फोर्सेज का इफेक्ट देखने के बजाय हम एक रिजल्टेंट का इफेक्ट देख लेते हैं और इजी हो जाती हैं चीजें। सेम यही चीज यहाँ पर है, कोई बॉडी है, उस पर मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट हम एक ऐसा पॉइंट निकाल लें कि ये एक सेंटर ऑफ मास है, सारा का सारा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हम अज्यूम कर सकते हैं। हमारे रिजल्ट वगैरह जो भी स्टडी एनालिसिस करेंगे वो इफेक्ट नहीं होंगे, तो वो सेंटर ऑफ मास होगा। इसी तरीके से होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि कोई बॉडी है, थ्रू आउट उसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो थ्रू आउट उसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे। उन सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेज का रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एनालिसिस करना काफी इजी हो जाएगा कि अब आपको एक ही पॉइंट को फोकस करना है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि ये एक सर्कुलर बॉडी है, इसमें यहाँ पे एक मास रखा हुआ है 1 kg का, एक 1 kg का मास यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ पर 1 kg का मास है, एक यहाँ पर है। पॉइंट्स का नेम अगर दे दें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, ये है ओ पॉइंट। अब यहाँ पर ओ ही ये मासेस का सेंटर होगा, क्योंकि ओ के अबाउट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। या आप ऐसे कर सकते हो कि ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ये दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, तो ओ पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कट कर रहे हैं। ये कंसेप्ट हमेशा एप्लीकेबल होगा। कहीं पर भी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप किसी बॉडी में फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो हमेशा आपका जो सेंटर होगा वो उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। कहीं पर 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो वो जहां पर कट करेंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो सेंटर पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि ओ पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है, बट इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला मास हटा दिया, ये डी पॉइंट पर जो मास 1 kg का था ये मैंने यहाँ से हटा दिया, तो अब क्या होगा, क्या एक्स डैश अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वाई डैश है, या दोनों है? पहले हम देखते हैं एक्स डैश को। एक्स डैश एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कैसे है? इस इक्वल डिस्टेंस पर ए पर फोर्स मास रखा हुआ है, सेम उतनी ही डिस्टेंस पे नीचे बी पर सेम मास रखा हुआ 1 kg का, और ये बी वाला पॉइंट है, ये तो इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो अब क्या होगा, एक्स डैश तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो हमारा जो सेंट्रोइड होगा वो इस पर तो लाई करेगा, बट क्या वाई डैश एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि ये दो तो इसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, बट इधर एक 1 kg का मास एक्स्ट्रा आ रहा है और इधर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वाई डैश अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब आपका सेंट्रोइड होगा वो इस लाइन पर, इस बॉडी में कहां से, डी से लेके बी के बीच में इस यहां पर लाई करेगा, क्योंकि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहां पर प्रेजेंट है। अब यहां पर ये सेंटर ऑफ मास की बात करी हमने भी 1 kg का वो रख के, सेम ये यहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं भी कोई बॉडी का आपको सेंट्रोइड पूछा जाए, अगर 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंट्रोइड होगा। एक अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उस पर हमेशा सेंट्रोइड लाई करेगा। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि हमने टी सेक्शन लिया, कोई टी सेक्शन लिया, ये वाई डैश के अबाउट सिमेट्रिक है, लेफ्ट साइड राइट साइड एग्जैक्टली सेम है, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहां पर क्या होगा, सेंट्रोइड है वो इस पे एक्ट करेगा। एक्स डैश में आप कोई एक्स डैश के अलोंग आप कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, आपको दिख रहा है ये चीज। हाँ, आई सेक्शन होता तो आप बता सकते थे।
इसी तरीके से अगर एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये वाली एक्सिस है, ये तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बट वर्टिकल आप वाई वाई डैश के अलोंग क्या आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो आपका सेंट्रोइड होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको अगर सिंपल बॉडीज के कुछ सेंट्रोइड वगैरह पूछा जाए तो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि W इज इक्वल टू होता है mg। तो g तो कांस्टेंट होता है, W है वो m की प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, बट जिधर मास ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा वेट भी ज्यादा उधर ही लग रहा होगा। वेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी उधर ही होगा ज्यादा। अब यहां पर जैसे कि एक स्फेरिकल बॉडी आपने ली हुई है, वो है कि आधी तो वो एक साइड से आयरन की बनी हुई है, दूसरी आधी साइड से फोम की बनी हुई है। तो क्या होगा, उसकी जो सेंटर है, उसका जो सेंटर लाइन है, उससे जिधर आयरन है उधर की साइड आयरन का मटेरियल है, उधर की साइड आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। ये रियलाइज हो रही है आपको चीज, क्योंकि जिधर फोम है वो तो काफी लाइट है, रो कम है, उसका वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो मास ज्यादा होगा। हाफ स्फीयर जो कि उसका बना हुआ है आयरन का, तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम ही ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ भी होगा, क्योंकि जिधर मास ज्यादा है उधर ही तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा होगा। तो ये हमेशा सेम ही लेते हैं। अब काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि फिर अलग अलग डेफिनेशन बनाई क्यों है, अलग अलग अगर नहीं है तो बेसिकली एज ए सिविल इंजीनियर हम अप्लाइड मैकेनिक्स को जहां पर भी यूज करते हैं वहां पर ये सेम है। आपके क्वेश्चंस वगैरह में ऑब्वियसली सेम रहेगा, बट जैसे कि आप प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हो, आप मून को स्टडी कर रहे हो, बहुत बड़ी बॉडी है, तो उस पर आप नहीं मान सकते कि थ्रू आउट उस पर जी जो रहेगा वो सेम रहेगा। प्लेस टू प्लेस उसमें जी डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें तो होल बॉडी पे हम नहीं कह सकते कि सेम जी लग रहा है, बट हमने कोई व्हीकल को कंसिडर कर रहे हैं, हम कोई स्ट्रक्चर को कंसिडर कर रहे हैं, तो उन सब में तो वो इतने स्मॉल है कि वहां पर जी उस थ्रू आउट द बॉडी सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर सेम होते हैं। अब अगर इनकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है, वो पॉइंट जहां से ग्रेविटेशनल फोर्सेज का रिजल्टेंट पास होता है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फोर्स है यहाँ पर तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे और उसी को बोल देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मास की अगर बात करेंगे तो मास कोई फोर्स के जैसे वेक्टर नहीं है, इसका हम रिजल्टेंट नहीं कह सकते मास की। लेकिन हम बात करें तो ऐसा पॉइंट, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इसको कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर ऐसा कोई पॉइंट जिस पर कि मास को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। कंसंट्रेटेड कैसे मान सकते हैं? जैसे कि स्फेरिकल बॉडी है, उसका सेंटर है, उसके अबाउट मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास है कोई 5 kg का स्फेयर है, तो 5 kg पूरी बॉडी पे लग रहा है, या आप ये कह दो कि सेंटर पॉइंट पे 5 kg का मास रखा हुआ है, वो सेम ही रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। अब ये तो था कि कोई यूनिफॉर्म सी बॉडी थी और हमें पता चल गया कि सेंटर पॉइंट यहाँ है, बट अगर कोई अलग टाइप की बॉडी है तो उसमें हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर लाई करेगा। अब हमने देखा कि सिंपल बॉडी है तो कैसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कोई कॉम्प्लिकेटेड है बॉडी, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आपको मिल रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ये एक हम मेथड समझते हैं। इस पे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट काफी बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है बेसिक सा, या बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम इस पे आपको दे दी, तो आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए मेथड कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि बॉडी है एक जिसका मास m है, वो कंपोज्ड है, अभी हम 4 ही ले लेते हैं, 4 डिफरेंट मास से, डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3, डेल्टा m4, इन 4 डिफरेंट मास से कंपोज्ड है ये। तो हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1 का x1 y1, m2 का x2 y2। अब हमने इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया कि पॉइंट C पे है, मुझे नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैंने मान लिया कि C पर इसका सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है। अब क्या होगा, C पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स में ले लूंगी xc yc। जहां डेल्टा m1 मास है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा, डेल्टा m1 इंटू जी। डेल्टा m2 जो मास है उसका होगा डेल्टा m2 इंटू जी, डेल्टा m3 का डेल्टा m3 इंटू जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे होंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपने फोन को हॉरिजॉन्टल रखें एक बार, और उसके बाद समझे कि डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है और ये प्लेन हमने हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, तो क्या होगा, डेल्टा m1 पे डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा, डेल्टा m1 इंटू जी।
अब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग, चाहे मैं रिजल्टेंट का मोमेंट निकालूं या इंडिविजुअल फोर्सेस का मोमेंट निकालूं, मोमेंट सेम ही आएगा। तो सी पे मेरा सेंटर ऑफ मास है, सी पे मेरा मास कितना लाई कर रहा है, टोटल मास एम लाई कर रहा है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एम इंटू जी होगा। इसका मुझे वाई वाई डेज के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो मैं इसकी डिस्टेंस ले लूंगी परपेंडिकुलर वाली, जो हो जाएगी एक्स सी, क्योंकि इसका ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स सी है। तो रिजल्टेंट का मोमेंट हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एक्स सी। दिस शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। m1 का मोमेंट लूंगी तो डेल्टा m1 इंटू जी इंटू x1, ये डेल्टा m1 है, इससे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस एक्सिस से डाउनवर्ड फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से डेल्टा m2 जी इंटू x2 प्लस डेल्टा m3 जी इंटू x3, इस तरीके से आप लिख सकते हो। जी जी तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और xc आ जाएगा डेल्टा m1 x1 प्लस डेल्टा m2 x2। इस तरीके से n नंबर ऑफ फोर्सेज हैं और डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। m किससे बना था, सारे ये चार मास अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर एग्जांपल के लिए, तो इन चार मास से बना था, तो m मेरा किसके इक्वल होगा, इन चारों के सम के इक्वल होगा। तो डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 प्लस डेल्टा m3 प्लस डेल्टा m4। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फेयर करके लिखूं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, m किसके इक्वल है, m1 प्लस m2, डेल्टा की टर्म में लिख देते हैं, स्मॉल मासेज है m3, तो ये xc मेरा आ गया। इसी तरीके से अगर मैं y एक्सिस के अबाउट मोमेंट लूंगी तो ऐसे लिख सकती हूँ। याद रखना भी काफी इजी है ऐसे फॉर्मूले का आपको, कि इधर xc आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी xc आना चाहिए। हमने ऊपर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो नीचे हमें मास से डिवाइड करना होगा। अब एक है सेंट्रोइड है, ये काफी जगह वर्ड यूज होता है, इसको समझते हैं होता किसका है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड किसी का भी सेंटर पॉइंट हो सकता है, जैसे कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसका सेंटर की अगर मैं बात करूं तो उसका मिडिल पॉइंट है वो उसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ऑफ लाइन। कोई सर्कुलर एरिया है, उसका सेंटर होगा, दैट इज सेंट्रोइड ऑफ एरिया। कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। सेंट्रोइड ऑफ मास भी वही हो सकता है अगर जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट सेम हो तो इस तरीके से सेंट्रोइड है वो डिफाइंड होता है। अब यहां पर जैसे कि हमने पिछले में देखा कि हमने इस तरीके से मास की फॉर्म में निकाल सकते हैं, इसको चलो आगे समझेंगे। अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। इनिशियल तो हमने क्या किया था, हमने एक बॉडी थी उसको डिफरेंट एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके उसका हमने निकाला था जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर पॉइंट का वो। उसके अलावा ऐसे हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि कोई लाइन सेगमेंट है तो इसमें मैंने स्मॉल एक डीएल लेंथ का एक ले लिया स्मॉल पार्ट, और उसके बाद इसके अबाउट मोमेंट ले लिया इंटीग्रेशन करके, और सेम इस तरीके से एक्स से निकाल सकते हो, इस तरीके से वाई से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ज्यादातर ये पूछे जाते हैं एरिया वाले और मास वाले। तो एक्स डॉट डी ए करके क्या हो रहा है, स्मॉल आपने एरिया लिया डी ए, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके आप उसका मोमेंट निकाल रहे हो, और नीचे डी ए से डिवाइड किया है, तो ये डी ए से डिवाइड किया, ये क्या है, टोटल एरिया है। तो ये वही हो गया जो हम पहले कर रहे थे, टोटल एरिया इंटू एक्स सी इज इक्वल टू एक्स डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। डी ए स्मॉल एरिया है, एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका मोमेंट निकाला है एक एक्सिस के अबाउट, और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके, अगर एल लेंथ है तो एल तक कर देंगे। तो इस तरीके से ये निकाल सकते हो आप। अब यहां पर ये वाई सी ऐसे लिख सकते हो। डीएम मास अगर आप लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रिप है जिसमें ये स्मॉल मैंने सेगमेंट ले लिया, इसका मैं डीएम का इक्वेशन लिख दूंगी, इसकी मास डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसकी डीएम लिख दिया, उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स इसकी ये डिस्टेंस है, तो मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले रही हूं। वो मोमेंट किसका इक्वल होना चाहिए, जो रिजल्टेंट का मोमेंट है। रिजल्टेंट का मोमेंट क्या होगा, डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल मास मिल जाएगा, तो टोटल मास इंटू एक्सी। तो सेम पहले वाली ही इक्वेशंस है, यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्म में रख दी है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो कि आप इजीली लिख ही सकते हो कि डीए ऊपर आ रहा है तो नीचे भी डीए आएगा ना। एक्स को आपने ए से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी ए से डिवाइड ही करना पड़ेगा ना आपको, अगर एक्स चाहिए तो, आपको अगर मीटर में लेंथ या कोऑर्डिनेट चाहिए तो।
अब है कि ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर ही दिया आपको कि ये हमेशा हमेशा अप्लीकेबल होगी ये चीज, कि अगर किसी बॉडी में एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो सेंट्रोइड उस पर लाई करेगा, एन नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उस बॉडी का सेंट्रोइड होगा। जैसे कि यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर बॉडी लो तो ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है और ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही इसका सेंटर पॉइंट होता है, सेंट्रोइड होता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला अभी जो पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इंटीग्रेशन वाला मेथड हो गया जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उतना पूछा नहीं जा सकता, गेट वगैरह में फिर भी हालांकि पूछ लिया जाता है। दूसरा तरीका होता है कि एक ऐसी बॉडी है जो सिंपल बॉडी से बनी है जिसका सेंट्रोइड आपको पता है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर है उसके ऊपर ट्राइंगल लगा दिया, यही देख लेते हैं एक बार। ये रेक्टेंगल है, इसके ऊपर एक ट्राइंगल कनेक्ट किया हुआ है, नीचे एक हाफ सर्कल कनेक्ट किया हुआ है, इनका सेंट्रोइड आपको निकालना है। तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट लगेगा, एक कोई हम रेफरेंस एक्सेस लेंगे, उसके अबाउट मोमेंट लेंगे, हम मान लेंगे कि इसका सेंटर यहाँ पर है तो सेंटर के अबाउट मोमेंट लेंगे, इंडिविजुअल जो सेगमेंट्स हैं उनका मोमेंट लेंगे और इक्वेट कर देंगे, वहां से हमारे पास एक्स और वाई सी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख ही रहा है। तो इस टाइप की बॉडी का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो फॉर एग्जाम्पल यही आपने रेफरेंस एक्सेस ले ली, ये सेंटर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स सी वाई सी, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मोमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सी इंटू टोटल एरिया, दिस शुड बी इक्वल टू छोटे छोटे सेगमेंट्स का एरिया, कौन से सेगमेंट, ये एक है। अब ट्राइंगल का आपको पता होगा सेंट्रोइड, आगे मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूंगी कि स्टैंडर्ड जो साइजेस हैं जो शेप है उनका सेंट्रोइड कैसे लोकेटेड होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर 1 है, इसका मुझे पता होगा सेंटर कहां पे है, तो मैं इससे ये डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। 2 का मुझे रेक्टेंगल है तो मुझे पता होगा इसका सेंटर यहाँ पे है, तो मैं इसकी डिस्टेंस निकाल के मोमेंट निकाल सकती हूँ। 3 का अगर सेंटर यहाँ पर है तो इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल के मोमेंट निकाल सकती हूँ। इंडिविजुअल जो एरियाज है उनका मोमेंट किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस एक्सेस के अबाउट, दिस शुड बी इक्वल टू सेम रेफरेंस एक्सेस के लिए जो टोटल एरिया उसका मोमेंट, और यहाँ से आपको पास एक्स सी आ जाएगा। इसी तरीके से आप वाई सी भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं और छोड़ देते हैं, सेम ऐसा ही है, बहुत इजी है कि कहीं पर होल बना दिया, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने ये हाफ सर्कल कट कर दिया है, हाफ सर्कल कट करके हटा दिया, अब इसका सेंट्रोइड चाहिए, तो सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाना है, जहां पर होलो है उस एरिया को आपको नेगेटिव लेना है। तो क्या होगा, पहले आ रहा था a1x1 प्लस a2x2, तो यहां पर अब माइनस आ जाएगा क्योंकि a2 आपका नेगेटिव है। सेम a1 प्लस 2 आ रहा था, वहां पर ये माइनस आ जाएगा क्योंकि a2 आपका नेगेटिव है। तो सेम वही लगाना है, फॉर्मूला वैसा ही है, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब स्टैंडर्ड शेप्स की अगर हम बात करेंगे तो रेक्टेंगल है तो इसका सेंट्रोइड बीच में होगा, एरिया होगा ए बी, a/2 b/2 यहाँ पे इसका सेंट्रोइड होगा। ट्राइंगल की अगर बात करें तो ट्राइंगल का ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है ये तो हम निकाल सकते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड है सेम ही होता है, टोटल हाइट अगर h है तो ये h/3 पे होता है। और ये आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैं ये एक्सेस लूं तो ऊपर क्या है, विड्थ कम है, इस तरीके से विड्थ बढ़ रही है, यहाँ पर तो बिल्कुल 0 ही है इस स्ट्रिप की, तो ऊपर वाला एरिया कम होगा, नीचे की तरफ ज्यादा है, इसलिए जो मिडिल पॉइंट है उसे नीचे शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रोइड मेरा नीचे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि नीचे की तरफ अगर मैं उस स्ट्रिप की सी बात करूं तो विड्थ ज्यादा है वहां पर। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है शेप कैसी भी हो सकती है, ऐसा बनाया आप इसको ऐसा भी बना सकते थे ट्राइंगल को, तो फिर वेरी कर जाएगा ना। सेमी सर्कल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एरिया तो आप इजीली निकाल सकते हो, पूरे सर्कल का हाफ होगा, बट 4/3 r/π ये बहुत अच्छा है, आपको याद रखना है हो क्या रहा है बेसिकली, ये हाफ सर्कल है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, हाँ हम ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो मुझे पता है इस लाइन के ऊपर मेरा लाई करेगा सेंट्रोइड, बट ये कितना होगा क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं बना पाऊंगी, तो मुझे ये तो पता है कि ये कोऑर्डिनेट तो इसका 0 ही होगा और ये 4r/3π होगा, याद रखने के लिए इजी ही है। और अगर मैं हिंट की बात करूं तो 4π क्या होता है, 3/4 होता है, तो उसको उल्टा करके लिख दीजिए 4/3, अब नीचे पाई लिख दीजिए ऊपर r लिख दीजिए,
क्योंकि आर तो ऊपर ही आएगा ना, यूनिट तो इसकी मीटर में ही होगी ना, कोऑर्डिनेट है तो आर तो ऊपर आएगा। अब पाई अगर आप ऊपर लिखोगे तो पाई तो ऊपर लिखोगे तो कैंसिल ही नहीं हो जाएगा, फिर 4/3 लिख ही क्यों रहे हैं। तो 4/3 पाई को उल्टा करके लिख दिया, नीचे पाई आ गया और ऊपर आर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वार्टर सर्कल जब होता है तो हम इसमें एक भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम नहीं बना सकते। 1/4 है ये सर्कल का पार्ट, तो अब हम इसमें ना इसके अलोंग ना इसके अलोंग कैसे भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। बट आपको याद रखना इजी है, जो आपने ऊपर याद रखा इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम ही हो जाएंगे। 4r/3 पाई 4r/3 पाई। सर्कुलर सेक्टर है, ज्यादा यूज नहीं होता है, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, चलेगा। ये होता है फॉर्मूला, रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पैराबोला है, एरिया 4/3 AH होता है, 3h/5 इसका सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ऑब्वियसली ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो इस पर लाई करेगा तो 0 ही होगी। ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर यहाँ पे है, तो इसमें ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हेमिस्फेयर में बना सकते हैं। हेमिस्फेयर किसी को अगर पता नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। स्फेयर है, उसको अगर हम कट कर दें बीच में से आधा कर दें, मतलब आधा स्फेयर है ये, तो इसी को हेमिस्फेयर बोला जाता है, हाफ जो स्फेयर है उसको। इसका भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 3/8r होता है। हेमिस्फेयर इसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, स्फेयर का 4/3 πr³ होता है, उसका हाफ हो गया, और 3/8r पे उसका सेंट्रोइड होगा। इसके अलावा देखें अगर हम, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एक राइट सर्कुलर कौन है, राइट सर्कुलर कौन मतलब उसकी जो एक्सेस है, ये वाली एक्सेस है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इस तरीके का अगर कोई कोण है तो उसका क्या होगा, h/4 पे होगा सेंट्रोइड, अगर वो सॉलिड कोण है तो। ऐसा भी हो सकता है कि वो होलो कोण हो, तो उस केस में होगा h/3। दोनों याद रखने हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। हिंट में आपको यह देख सकती हूँ यहाँ पर याद रखने के लिए कि सॉलिड होगा तो क्या होगा, नीचे बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि नीचे आप देख रहे हो कि ऊपर तो जाते जाते इसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है, नीचे विड्थ है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा कंपेयर टू होलो, मास ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो h/4 पे होगा, नीचे की तरफ ज्यादा होगा, और इसमें थोड़ा ऊपर होगा, h/3 पे होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेंट्रोइड है, कोई निकालना हमें शेडेड एरिया का। ये एक क्या था, ये एक आपको शेप दिख रही होगी, ये बेसिकली सर्किल का 1/4 पोर्शन है, और दूसरा क्या है, इसके अंदर ही आपने एक हाफ सर्कल कट कर दिया है। ऐसे था जैसे कि ये सर्कल है, तो ये वाला पोर्शन था, हमने 1/4 लिया, इसमें से हमने एक हाफ सर्कल कट कर दिया, इस तरीके से ये कट कर दिया, ये वाला हटा दिया। अब इसका सेंट्रोइड निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि होलो पार्ट है तो कैसे निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे दो बॉडी लिए हैं, एक होलो को हम एज्यूम करेंगे, एक दूसरे को। होलो को हम A2 बोल रहे हैं, इसके सेंटर को C2 बोल रहे हैं, सॉलिड वाले को A1 बोल रहे हैं, उसके सेंटर को C1 बोल रहे हैं। ध्यान रहे सॉलिड में पूरा हम ले रहे हैं, जब मैं सॉलिड की बात कर रही हूँ ना तो मैं पूरा ले रही हूँ ये, और दूसरे में उसको नेगेटिव कर रही हूँ। तो पूरा क्या हो जाएगा, अगर A रेडियस है तो इसका एरिया जो है ऊपर वाली बॉडी का, यहां पर अब क्या है कि हमने एक बॉडी ली है, यहां पर ये थोड़ा सा आपको डायग्राम मेरा ढंग से नहीं बना है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये ऐसे सर्कल है, तो ये क्वार्टर ऑफ सर्कल आपने लिया है, ये इतना एरिया आपने लिया, और इसमें फिर एक हाफ सर्कल का होल बना दिया, ये इसके अंदर से हाफ सर्कल का आपने होल कट कर दिया, हटा दिया उतना एरिया। तो इससे आपका वो होलो वाला जो था, कट करने वाला था, वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, पूरे सर्किल का एरिया होगा πa², ए इसकी रेडियस आपको यहाँ दिख रही है, तो उसके एक क्वार्टर का 1/4 का एरिया हो जाएगा π/4a²। अब हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाएंगे a1x1 + a2x2 अपॉन a1 + a2। a2 को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये यहाँ पर होलो है, और जब हम a1 लेते हैं, ध्यान रहे पूरा का पूरा को हम कंसिडर करेंगे। a1 में क्या हो रहा है, पूरा 1/4 जो है, ये पूरा एरिया ले लेंगे एक बार तो, और दूसरे फिर क्या करेंगे, A2 है उसमें इसको नेगेटिव कर देंगे, तो बन गया ना यहाँ पे होल। एक बार पॉजिटिव में कंसिडर कर लिया इसको पूरे के साथ में, और दूसरी बार इसको नेगेटिव ले लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके 0 हो गया, यहाँ पर खाली हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या करना है,
x1 आपका पता है आपको कि 4a/3 होता है, अभी पीछे देख के आए हम। a रेडियस है तो 4a/3 हो जाएगा, वहां हमने 4r/3 देखा था। y1 भी 4a/3 होता है। दूसरा यहाँ पर नीचे जो हाफ सर्किल बन रहा है, हाफ सर्किल के सेंट्रोइड की अगर हम बात करें, सेंट्रोइड का अगर ये हम बात करें तो C2 से हम इसको डिनोट करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक तो ये यहीं पर लोकेटेड होगा इस सेंटर के ऊपर, क्योंकि इसमें ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है ना, छोटा वाला जो सर्किल है उसमें उसका जो डायगोनल है उसके अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है एक। तो इस C2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक तो a/2, क्योंकि ये 0 है, ये a है, तो ये a/2 हो जाएगा सेंटर पॉइंट। और दूसरा हो जाएगा 4a/3 4a/3 भी नहीं, 4a/2/3, क्योंकि ये जो सर्किल है उसका डाया है, अब ये तो छोटा वाला सर्किल जो कट किया है उसका, तो 4/3 इंटू a/2, तो 2a/3 y कोऑर्डिनेट हो गए, आ गया, ये x आ गया। अब आपको xc निकालना है, तो a1 π/4a² इंटू x1 4a/3 माइनस a2, छोटा वाला सर्किल आपने कट किया, इसका एरिया क्या होगा? πr²। r कितना है इसका? a तो इसका डाया है, r इसका a/2 है, तो πa/2 का स्क्वायर। ये तो पूरे सर्किल का एरिया आया, यहां पर तो हाफ सर्किल ही प्रेजेंट है, तो इसका और हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा πa²/8। ये a2 आ जाएगा πa²/8 है, यहाँ पे क्या किया मैंने, सॉरी, ये कर दूंगी मैं करेक्शन, ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, a2 में 8 आ जाएगा, π/8 a², πa²/8, ये माइनस πa²/8 इंटू a/2। a/2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम xc निकाल रहे हैं तो हम x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, x कोऑर्डिनेट इसका है a/2, तो आप यहाँ पर जस्ट ये वैल्यूज रखोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.0349a। और दूसरा yc निकालोगे तो yc के लिए भी सेम, y1 इंटू a1 माइनस a2 इंटू y2, ये वाला y2 है, डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, क्योंकि a2 नेगेटिव ले रहे हैं, मैंने बता दिया काफी बार, तो ये 2a/3 आएगा। तो इस तरीके से तो कैलकुलेट करके वहां पर नहीं पूछा जाता, बट पाई की फॉर्म में आपसे पूछ लेगा, उसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप कर सकते हो आराम से, कंसेप्ट क्लियर है। तो एक ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक आई सेक्शन दिख रहा है, अब इसमें आप इसको 1 ले लोगे, इसको 2 ले लोगे, इसको 3 ले लोगे, इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट इन सब के मोमेंट निकालोगे। ये रेफरेंस एक्सिस अगर है तो इसके अबाउट a1 का मोमेंट क्या हो जाएगा? a1 y1, y1 क्या है इसके लिए? इसका सेंटर पॉइंट हाफ पे होगा, टोटल विड्थ 5 सेमी है तो 2.5 सेमी पे होगा, प्लस 75 a2 वाले की अगर हम बात करें, a2 जो था, तो a2 क्या है? 5 तो इसकी विड्थ है और ये 15 इसकी लेंथ है, हाइट है, डेप्थ कह सकते हो, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया हो गया। इसका सेंट्रोइड यहां पर कहीं होगा, कहां पर होगा? टोटल 150 है, तो ये डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, मिड पॉइंट पे सेंटर होगा। नीचे, इससे नीचे 5 सेंटीमीटर ये भी तो ऐड करनी पड़ेगी ना आपको, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेना है, तो इसलिए ये 7 ये 150 नहीं 15 है एक्चुअली, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी पढ़ने में, ये 15 है, तो ये 7.5 पे होगा, और 7.5 प्लस 5 यानी 12.5 ये आ जाएगा। A3 की अगर हम बात करें तो ये 5 सेमी थिकनेस है, 20 सेमी ये है, तो A3 होगा 5 सेमी थिकनेस के मिड पॉइंट पे यानी 2.5 सेमी पे, तो ये डिस्टेंस है 2.5 सेमी, प्लस ये 15 वाली ऐड करोगे, प्लस ये 5 वाली ऐड करोगे, और A2 हो जाएगा 20 इंटू 5, तो 20 इंटू 5 100 तो एरिया हो गया, इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई ये, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10.96 सेंटीमीटर YC होगा, मतलब यहाँ से इस डिस्टेंस पे होगा। अब आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला है, इसका एक्सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट है, उसका एक्सी कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला करेंगे। फर्स्ट में दिया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्किल है, ये डायमीटर से कितनी डिस्टेंस पे होगा। तो ये अगर डायमीटर है, ये सेमी सर्किल है, तो हमने अभी थ्योरी में देखा था पीछे कि ये 4r/3 डिस्टेंस पे होगा, बी होगा आंसर। और अगर y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो वो 0 होता, क्योंकि ये इसी एक्सिस पे लाई कर रहता है, जो सेंट्रोइड है वो।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिए है कि थिन होलो कॉन लाइन्स हैं, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है किस हाइट पे होगी, यानी सेंट्रोइड किस हाइट पे होगा। तो मैंने बताया था कि थिन होलो कॉन अगर है तो h/3 होगा और सॉलिड है तो h/4 होता है। दोनों याद रखने हैं आपको, 1/3 फ्रॉम द टोटल हाइट अबव बेस। यहाँ से h/3 डिस्टेंस पे ऊपर से देखें तो 2h/3 है। ध्यान देना है कहाँ से पूछी है, इस पे गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सर्किल का सेंटर है इसके सीजी पे लाई करेगा, ट्राइंगल का है वो इनके मीडियंस के इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। ये क्या होता है, जैसे कि ये कोई ट्राइंगल है, मीडियंस क्या होती हैं, यहाँ से मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो सामने वाली लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड करे, तो ये इसकी मीडियन है। इसी तरीके से यहाँ से भी मीडियन जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, और ये मीडियंस कट करते हैं वही सेंट्रोइड होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सी में दिए है कि रेक्टेंगल है वो उनका जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है वो उसका सीजी होगा। तो अगर रेक्टेंगल की बात करें तो ये जो इंटरसेक्शन है ये ही डायगोनल्स का इंटरसेक्शन भी होता है और यही सीजी है। और हमने ये भी देखा था कि दो एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर लाई कर रहे हैं तो वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है, और ये चीज यहाँ पर हो भी रही है। इस डायगोनल है, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसके अबाउट, और सेम इसी तरीके से इस डायगोनल के अबाउट भी सिमेट्रिक है स्ट्रक्चर, ये जो सेक्शन है ये। तो सी भी सही है। डी में दिया है कि सेमी सर्किल का सेंटर है वो r/2 फ्रॉम द सेंटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि 4r/3π डिस्टेंस पे होता है ये, तो डी इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो ये हमने पहले देखा था कि अगर हाफ सर्किल है तो क्या होगा, इसका ये y एक्सिस पे लोकेटेड होगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा 4r/3π फ्रॉम दिस डायमीटर। वहीं पे अगर क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल होगा, जैसे कि ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल इतना ही पोर्शन है, तो इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स 4r/3π होंगे, यानी x एक्सिस से भी 4r/3π पे इसका सेंट्रोइड होगा और y एक्सिस से भी 4r/3π पे सेंट्रोइड होगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि वर्टिकल जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वो बेस से कितनी होगी, मतलब बेस से कितनी वर्टिकल डिस्टेंस पे सेंट्रोइड होगा। तो ये क्वेश्चन वैसे तो इजी था, बट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। इस तरीके से अगर पोजीशन है इस ट्राइंगल की, तो ये इसका बेस हो गया, हाइट हो गई h, तो h/3 पे बेस से सेंट्रोइड होगा। अब l दिख रहा है तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो अगर मैंने इसको ऐसे रखा होता, ये वाली डिस्टेंस h होती और ये l होती, ये अगर ऐसे हो कि ये वाली डिस्टेंस अगर l होती और ये h होता, तो अब होता ये l/3। हाइट जो है उसका 1/3 करोगे, तो यहाँ पे हाइट h है तो h का 1/3 होगा, d होगा। और ध्यान रहे h/3 बेस से है, अगर इस टॉप पॉइंट से पूछे आपसे तो 2h/3 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन है रिटेनिंग वॉल का, उसकी विड्थ a है, बॉटम विड्थ b है, हाइट h है, तो सेंट्रोइडल कितने डिस्टेंस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपको रिटेनिंग वॉल है तो ये आपको समझ आना चाहिए कि इस तरीके से का ये सेक्शन होगा। तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसके आगे एक ट्राइंगल आ रहा है। अब इस टाइप का कोई ट्रेपेजोइडल सेक्शन बनता है तो y बार तो आपको हमेशा पता ही होता है, काफी हम फ्रिक्वेंटली यूज भी करते हैं इसको क्वेश्चंस में, कि y बार तो क्या होगा, बॉटम से बेस से इसकी डिस्टेंस होगी d/3 टू a+b/a+b। बट इसकी x बार से जो डिस्टेंस है उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस ही है जो आपको लीड देंगे बाकी स्टूडेंट्स से। a² + b² + ab/3a+b, ये कौन सी कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक हेमिस्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके बेस से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो जैसे कि हेमिस्फीयर है तो सेंटर से बेस से इसका होता है ये 3r/8 होता है, आपको याद रखना होगा, डी है, और हाफ सर्किल का होता है 4r/35। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक ट्राइंगल का, वो किन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, कॉन्करेंस पॉइंट पे लाई करेगा। तो यहाँ पर काफी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें आ गई हैं ये जो आपको पता होनी चाहिए। मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट को ज्वाइन करती है अपोजिट उसके जो लाइन है उसके मिड पॉइंट से। जैसे ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए से मैं बी सी के मिड पॉइंट को मिलाते हुए कोई लाइन बनाती हूँ तो ये मीडियन है।
दूसरी मीडियन अगर बनाऊं तो वो ऐसे जाएगी, तीसरी ऐसे जाएगी, ये हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं सेंट्रोइड पे, ये आपको ध्यान रखना है। एल्टीट्यूड क्या है? एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और सामने वाली साइड को राइट एंगल पे मीट करती है। जैसे कि ये कोई ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एल्टीट्यूड लाइन बोला जाता है इसको। और ये जहां पे कट करती हैं उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर होता है। और जो एंगल के बाइसेक्टर हैं, एक और लाइन हम बना सकते हैं यहाँ से इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई कि ये भी θ/2 है और ये भी θ/2 है। इसी तरीके से सारे एंगल्स के बाइसेक्टर से, सॉरी क्लियरली बनाते हैं थोड़ा, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन जा रही है θ/2, θ/2, ये θ/2, ये भी θ/2, ये मतलब इस तरीके से सारे एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जा रही है वो जहाँ पे मिलती हैं वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री की बातें आपको पता होनी चाहिए, तीन डिफरेंट लाइंस इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो कॉन्करेंस पॉइंट होता है, वो होता है आपका सेंट्रोइड। तो एल्टीट्यूड वाला भी नहीं होगा, बाइसेक्टर वाला भी नहीं होगा। एल्टीट्यूड वाला क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। बाइसेक्टर वाला होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और डायगोनल्स जहाँ पे कट करें उसका तो ऐसे रिक्वायरमेंट है नहीं, यहाँ पर आपको ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि फॉलोइंग सेक्शन डज द सेंट्रोइड लाई आउटसाइड द सेक्शन। ये इसको मैं समझाती हूँ अच्छे से आपको, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का जो मैंने कंसेप्ट बताया। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? एक तो है एंगल सेक्शन, आपको पता ही है ऐसा होता है एंगल सेक्शन। इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक तो हम बना सकते हैं ये वाली एक्स डेक्स, इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, इस पर कहीं लाई करेगा, इतना तो मुझे समझ आ रहा है। वर्टिकल में मैं बना नहीं पा रही हूँ। अब मेरे पास एक ये है, अब ये इस तरीके से मैं बना रही हूँ इसको ना, एक इस सेक्शन से 1, ये 2 और ये 3, 3 सेक्शन से मिला हुआ मैं इसको मान रही हूँ। अब क्या होगा, मुझे इतना पता है कि इस एक्स एक्सिस पे मेरा सेंट्रोइड लाई करेगा। अब इस थिकनेस में अगर इतनी ही डिस्टेंस में ये आ जाता है तब तो ये इसके ऊपर लाई करेगा, नहीं तो ये बाहर लाई करेगा। अब क्या हो रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि इसके सेंटर पॉइंट से मैं अगर कोई लाइन बनाऊं तो आपको दिख रहा है कि इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत ही कम एरिया है और राइट हैंड साइड में बहुत ज्यादा है, तो और राइट हैंड साइड की तरफ इसका सेंट्रोइड होगा, तो हो सकता है वो बाहर भी हो, चांसेस हैं इस चीज के। अगर मैं ये वाली लाइन बनाऊं, ये वाली लाइन बनाऊं, तो अगर ये डायमेंशन मैंने ज्यादा बढ़ा दी एंगल सेक्शन की तो मेरा सेंट्रोइड इस लाइन से भी बाहर जा सकता है, जो आउटर लाइन है ये वाली। तो एंगल सेक्शन का सेंट्रोइड बाहर हो सकता है। टी सेक्शन का हो सकता है क्या? टी सेक्शन का क्या होगा? इसी पे लाई करेगा, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो इसके ऊपर तो कहीं भी लाई करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, इसके ऊपर ही होगा। और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो जनरलाइज्ड हो गया ज्यादा, बट एंगल सेक्शन बेस्ट होगा, क्योंकि एंगल सेक्शन में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर मोस्टली ही ऐसा होता है कि जो एंगल सेक्शन यूज करते हैं हम, उनमें उनका सेंट्रोइड बाहर लाई करता है, तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि पॉइंट जिससे कि होल वेट ऑफ द बॉडी में बी अज्यूम टू एक्ट, तो ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्वेश्चंस में आपको समझ आएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को सेम ही इसने कंसीडर किया हुआ है। काफी जगह वो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देगा, बट ऑप्शंस में आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही होगा, या फिर गलत ऑप्शंस होंगे कुछ, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि वो पॉइंट जिस पर कि एंटायर मास ऑफ ए बॉडी में बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पे देखो आप, अब सेंट्रोइड नहीं कर देना, यहाँ पर सेंट्रोइड तो मास का भी हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है, एरिया का भी हो सकता है। चारों में बेस्ट सुटेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि ये वहीं लाई करेगा जहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा? सिंपल सी चीज है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये वाली डायमेंशन क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर जो है ये हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से ए का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल ए है तो ये वाली डिस्टेंस a/2 होगी, तो ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया मेरा 3/4 ए स्क्वायर का रूट, यानी रूट 3/2a, ये आ गया, ये रूट 3/2a आ गया। अब आपका ये वाली डायमेंशन, तो आप इसका एरिया निकाल ही सकते हो इजीली,
1/2 इंटू बेस a/2 इंटू हाइट √3/2a। ये तो आया है इतना एरिया, पूरा निकालना है, इसका ट्वाइस कर दो तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/a/4 आ जाएगा। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी देखने के बाद फिर से इसको एक बार देख लीजिए। ये होता है I/a का स्क्वायर रूट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, a है वो इसका क्रॉस सेक्शनल जो बॉडी है, उस सरफेस है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले रहे हैं I, उसका एरिया है। और ये आपने कॉलम वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है, जैसे कि ये कोई बॉडी है, इसका एरिया a है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I है। तो सेम एरिया को अगर मैं स्ट्रिप की फॉर्म में कंसंट्रेटेड कर दूं इस तरीके से, तो इसका सेम एरिया है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब जितना इस बॉडी का एरिया था उतना ही जितना इस सरफेस का एरिया था उतना ही इस स्ट्रिप का एरिया होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। तो उस केस में यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होता है kx के। इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। मैथमेटिकली इसको कैसे निकालते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा, तो ये kx डिस्टेंस पे है, एरिया I है तो I इंटू kx का स्क्वायर, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर kx आ जाएगा I/a का रूट, तो ये डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए है कि यहाँ पर ये जो डायग्राम दिए है इसमें h की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो सेंट्रोइड है वो लाइन AB पे लाई करे, यानी इस लाइन पे कहीं पर सेंट्रोइड है वो लाई करना चाहिए। तो हमने मान लिया कि सेंट्रोइड यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट्स है YC XC, तो यहाँ पे YC क्या हो जाएगा, YC हो जाएगा 20 mm। अब हम सेम मोमेंट्स हैं वो इक्वल करेंगे, तो ये अगर h है तो टोटल एरिया क्या हो गया 2000 ये वाला प्लस 25 इंटू एच ये वाला, टोटल एरिया इंटू YC, दिस शुड बी इक्वल टू इनका इंडिविजुअल का मोमेंट। ऊपर वाले का अगर मोमेंट लेंगे, एरिया 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, 2 टोटल एरिया हो जाएगा 25 इंटू एच। इसका सेंट्रोइड यहाँ से h/2 डिस्टेंस पे होगा, तो ये 20 और ऐड हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 प्लस h/2 प्लस जो 1 वाला एरिया है ये वाला, ये एरिया हो जाएगा 20 इंटू 100 और ये सेंट्रोइड बीच में मिड में लाई करेगा, तो ये है 10 mm। तो 10 mm से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो 40 mm आएगा आंसर। नहीं तो इक्वेशन को सोल्व करना डिफिकल्ट लगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ऑप्शंस रख के ट्राई कर लिया, 40 mm करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा टफ है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें यहाँ पर ये इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है। चाहे तो आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो, बट इसको बिना किसी कैलकुलेशन के आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर होल है, सॉरी ये सर्किल है, इसके अंदर एक सर्कुलर होल बनाया हुआ है। सर्कुलर होल है, इसका डायम है 50 mm और ये आपको दिख ही रहा होगा कि बड़ा वाला सर्किल है और छोटा वाला, मतलब बड़ा वाला सर्किल की रेडियस और छोटे वाले सर्किल का डाया है वो सेम है, यानी ये 100 mm है और जो कट किया है अंदर इसका 50 mm है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो मैं एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बना सकती हूँ, ये वाली, इस एक्सिस के अबाउट देखें तो ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गई। अब सेंट्रोइड इस पे लाई करेगा, इतना तो मुझे पता चल गया। अब अगर ये यहाँ पे होल नहीं बना हुआ था तो दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये थी और सेंट्रोइड ये था, ये वाला पॉइंट सेंट्रोइड था। अब इधर होल बना दिया है आपने, तो क्या किया आपने, इधर से कुछ मास हटा दिया है। तो अब अगर मैं इस एक्सिस y डैश के कंपैरेटिवली कंपैरिजन करूं, इधर की साइड है, लेफ्ट साइड में मास ज्यादा है, राइट साइड में कम है, तो मेरा सेंट्रोइड इसी एक्सिस पे होगा। बट पहले जहां था, पहले कहां था, पहले यहां था, इससे इधर की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि इधर की तरफ मास ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, दूसरी साइड कम है, तो यहां से इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस एक्सिस पे कहीं होगा, तो कहाँ होगा, ये बिगर सर्किल में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म लेमिना कहाँ लाई करेगा। तो लेमिना क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्लैनर क्लोज्ड सरफेस होती है जिसकी मास डेंसिटी है वो थ्रू आउट सेम है। तो ऐसे में जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी उन पर लाई करेगा आपका सेंट्रोइड।
तो सेंटर ऑफ द हैवी पोर्शन, बॉटम सरफेस, ये तो नहीं होगा। मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो अगर दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहे हैं तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर होगा, तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसकी ईच साइड ए है उससे कितने डिस्टेंस पे होगा। तो ये भी काफी इजी है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला होगा √3/2a, हम निकाल चुके हैं। पीछे आप चाहे तो खुद निकाल सकते हो। ये √3/2a है। इस जो ट्राइंगल होता है उसका सेंट्रोइड होता है h/3 से, बेस से। तो बेस से इसका h/3 पे होगा, h की वैल्यू है √3/2a। तो √3/2a इंटू 1/3, यानी ये आ जाएगा a/2√3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो यहीं तक क्वेश्चंस हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। आगे के हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आपने आई वगैरह का फॉर्मूला में यूज किया होगा, बट एक तो बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है उसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो नहीं पता होता है स्टूडेंट्स को, और कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती हैं जिनसे कि वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो सारा हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, सेकेंड मोमेंट है ये। जैसे कि पिछले टॉपिक में आपने देखा कि हम m इंटू एक्स कर रहे थे, तो वहां पर हम मास का किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट फर्स्ट मोमेंट ले रहे थे, क्योंकि हम x(c⁻1) से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर हम वहां पर x(c²) से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकेंड मोमेंट होगा, और सेकेंड मोमेंट ऑफ मास होगा, और वही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम किसी भी क्वांटिटी का, मास का, एरिया का ले सकते हैं सेकेंड मोमेंट, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मास का भी हम यूज करते हैं और एरिया का भी करते हैं, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, हमें क्यों जरूरत पड़ती है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एक स्केल है, मैं इसको ऐसे बेंड कर रही हूं, मैं कर पा रही हूं। मैं ऐसे अगर बेंड करना चाहूं, ऐसे करके दिख रहा आपको नहीं बेंड हो पा रही है, तो ये किस वजह से हो रहा है। अब यहां पर तो आप देख के आइडिया लगा लोगे कि हाँ ऐसे बेंड करना इजी है, ऐसे बेंड करना डिफिकल्ट है। बट मैं अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करूं, कितना डिफिकल्ट है अगर दो डिफरेंट बॉडी है उनका कंपैरिजन करना हो। तो यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो हमारा करता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया के लिए ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मास का सेकेंड मोमेंट ले रहे हैं, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एरिया का सेकेंड मोमेंट। एरिया का सेकेंड मोमेंट कैसे, एरिया को किसी रेफरेंस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ऐसे बेंड करना इजी है और ऐसे डिफिकल्ट क्यों है, आप एक बार रियलाइज कीजिए बीम के केस में कैसे होता था। m/i इज इक्वल टू f/y। आई जितना ज्यादा होगा एफ भी बेंडिंग स्ट्रेसेस उतने ही कम आएंगे। अब अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है तो इसकी डेप्थ आप देख रहे हो कितनी मिनिमम है, वहीं पे अगर ऐसे रख रही हूँ तो डेप्थ बढ़ रही है, ऐसे रखने पर डेप्थ बढ़ गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो बेंड करना डिफिकल्ट हो गया। तो ये यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि उसकी हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, उसकी हमें जरूरत पड़ती है रोटेशन में। जहां पे बेंडिंग है वो फ्लेक्चर हो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जहां पर रोटेशन हो रहा है, टॉर्जन है, वहां पर जरूरत पड़ती है जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी। इसके एग्जांपल के लिए एक टॉय से मैं समझाना चाहूंगी। जैसे कि ये है, यहाँ पे इसमें एक रोड लगी हुई है, इसको पकड़ के मैं यहां से ऐसे घुमा रही हूं। अब क्या करना है आपको, आप ऐसे घुमा रहे हो, आपको कोई एक मास देगा 150 ग्राम कुछ, इस पे लगाना है। तो आप यहां पर लगाना चाहोगे या इस टेल पे लगाना चाहोगे। आप विजुअलाइज करो कि कहां पे लगाने के बाद आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी घुमाने में। अगर आप यहाँ पे लगाओगे, अगर आपने ये नहीं किया तो कोई भी बॉडी लेके एक बार आप फील कीजिए चीज को कि कैसे फर्क पड़ता है इस चीज का। अगर मैंने यहाँ पे मास चिपका दिया ना बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा घुमाने में। और अगर ये बॉडी बहुत ही बड़ी है, मान ले कि 2-4 फुट की इसकी लेंथ है, और उसके बाद मैंने बिल्कुल एंड पॉइंट पे अगर कोई मास रखा है ना, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा इसको इस तरीके से रोटेट करना। तो ये यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ट्विस्टिंग में इस तरीके से, रोटेशन में जो
रोल प्ले करता है वो होता है मोमेंट ऑफ जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं मास को यहीं पर रख रही हूँ, ये जहां से रोड से मैंने पकड़ा हुआ है इसके आसपास ही अगर रख रही हूँ तो उसका मोमेंट बहुत कम आ रहा है। यहाँ पे कुछ मैंने छोटा सा m रखा, डिस्टेंस कम थी y, तो m इंटू वाई स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो मास वाला वो थोड़ा सा चेंज हुआ। अगर मैंने यहाँ चिपका दिया टेल पे, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका स्क्वायर कर मल्टीप्लाई करेंगे मास को, तो मास तो सेम था बट सेकंड वाले केस में यहाँ पर रखने पे डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो कोई भी बॉडी है सेम मास की होते हुए भी उनको रोटेट करना इजी डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर भी सेम ही स्केल थी मेरे पास बट मैंने ऐसे करके बेंड कर रही हूँ या ऐसे करके बेंड कर रही हूँ, काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है, अभी पीछे जो हम सेंट्रोइड पढ़ के आए उससे जो पास हो रही है वो न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर एरिया कंसंट्रेटेड है उतना ही ज्यादा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट यहाँ पर अब हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो जितना ज्यादा एरिया उससे दूर कंसंट्रेटेड होगा, जैसे इस वाले केस में फॉर एग्जांपल ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर कहीं, तो क्या होगा, ये एरिया है ये इससे दूर दूर है, काफी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर ऐसे वाले की बात करूं तो इतनी सी तो थिकनेस है, इसमें बीच में कहीं से न्यूट्रल एक्सिस जा रही होगी, सारा एरिया न्यूट्रल एक्सिस के आसपास ही कंसंट्रेटेड था तो इजीली मैंने बेंड कर दिया था। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड होता है फ्लेक्सर से, और जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड होता है टॉर्जन से, जो रोटेशन है, जो रोटेशनल मोमेंट जहां पर हो रहे हैं उससे। अब यहां पर आपने देखे होंगे आई के फॉर्मूले, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन यूज भी किए होंगे, वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। निकालते कैसे हैं, छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं उसके लिए इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो अब थोड़ा थ्योरी डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं एक बार। क्या मास और सरफेस एरिया यहाँ पर दिया है कि बहुत ही क्रिटिकल और मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पैरामीटर, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो न्यूट्रल एक्सिस से मास एरिया है वो न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर है या पास लोकेटेड है, या रोटेशन की अगर हम बात करें तो जो आपका मास है वो जो जिस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो उसके आसपास कंसंट्रेटेड है या उससे दूर कंसंट्रेटेड है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी रोल प्ले करता है और इनका क्वांटिटी भी रोल प्ले करती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने देखा कि ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, मास थोड़ा सा ही रखा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे आपने रख दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लेना है, जैसे कि एक रैंडम बॉडी है ये, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल हमने सेगमेंट लिया एक डीए, किस डिस्टेंस पे है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, और ये यहाँ पर सेंटर से इसकी डिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हो, यानी सेकंड मोमेंट ले रहे हो एरिया का, तो एरिया तो हो गया डी, एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हो तो डी और एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है वाई, तो आप वाई स्क्वायर करोगे और फिर डी है तो इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि डी तो आपने स्मॉल सेगमेंट लिया है। इसी तरीके से पूरी बॉडी के लिए आपको निकालना है, इसी तरीके से वाई वाई एक्स स्क्वायर डी हो जाएगा। अब एक इसमें होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हमने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाला, वाई वाई डैश वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाला, दोनों के अबाउट मोमेंट निकाल लिया। अगर मुझे चाहिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मुझे जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर एक तो थ्योरम है जो कि आप डायरेक्टली यूज कर ही सकते हो कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दो एक्सिस के अबाउट जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है उसके भी परपेंडिकुलर है, तो आप उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये थ्योरम आपने +1 में या कहीं पढ़ी होगी। क्या होता है कि जेड एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, दो एक्सिस है एक्स डैश और वाई वाई डैश, दोनों 90 डिग्री पे हैं, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड कर दोगे। कंसेप्चुअली बताऊं ये चीज बहुत ही इजी है। होगा क्या, मुझे लेना है जेड एक्सिस के अबाउट, आपके जो फोन में आप देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट आप ले रहे हो, तो आप इसी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे ना। जब एक्स एक्सिस के अबाउट लिया तो ये वाली डिस्टेंस लिया आपने, सेम अब इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट ले रहे हो तो ये वाली डिस्टेंस लोगे आर वाली, तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी ए इंटू आर का स्क्वायर और इंटीग्रेशन। ठीक है,
अब डीए तो मतलब इंटीग्रेशन करना है, एक स्मॉल सेगमेंट है, पूरी बॉडी के लिए आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपको रिलेशन पता है। आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है ना ये एक्स है ये वाई है, तो आर क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से लिख दो, आर स्क्वायर को आपने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में। अब ये एक्स स्क्वायर डी ए क्या होता है, आई एक्स एस डेस होता है प्लस वाई वाई डेस होता है। इसलिए आपने साफ्ट वगैरह में सो में यूज किया होगा कि पाई बाई 64 डी रेज टू पावर 4 तो होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट, और जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो इसका 2 टाइम्स होता है, क्योंकि एक्स एक्स डेस के अबाउट भी यही है, वाई वाई डेस के अबाउट भी यही है, और दोनों को ऐड कर दोगे तो जेड एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या है। अब डिपेंड करेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एरिया का ले रहे हो कि मास का ले रहे हो। जैसे कि अभी हमने एरिया का लिया तो इसका तो m रेज़ टू पावर 4 होगा, आगे हम मास का भी पढ़ेंगे तो उसका kg इंटू मीटर स्क्वायर होगा। अब है एक टर्म रेडियस ऑफ गायरेशन, कॉलम के चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहती है कि कुछ एरिया है आपके पास ए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो अब क्या करना है, आपने सेम एरिया की एक स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप क्या कैसे है, जैसे कि ये देख रहे हो आप कि बस थोड़ी सी लेंथ में ही पूरा का पूरा एरिया कंसंट्रेटेड है, विड्थ बहुत कम है, लेंथ काफी ज्यादा है। तो अब क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रिप्रेजेंट करती है कि इस बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगी वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि सेम एरिया की मैं एक स्ट्रिप लेती हूं तो वो कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड होगी, वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। मतलब क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका सेम है, ये है, इसका कुछ आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम आई और सेम ए के लिए मैंने ये दूसरा एक सेगमेंट ले लिया, ये स्ट्रिप ले ली। स्ट्रिप का आई कितना है जितना इसका है, स्ट्रिप का एरिया कितना है जितना इस बॉडी का था। तो अब स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, आई क्या हो गया इस बॉडी का एरिया जितना, और इस डायग्राम से मैं लिख सकती हूँ कि स्ट्रिप का एरिया मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि अब इसकी विड्थ तो कम है तो मैं मान सकती हूँ एक ही जगह एक लाइन के अलोंग कंसंट्रेटेड है, इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से के एक्स है, तो के एक्स आ जाएगा आई अपॉन ए का रूट। ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। अगर डेफिनेशन के लैंग्वेज में इस तरीके से थ्योरी में बात करें तो ऐसे लिखते हैं कि एरिया ए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और कंसंट्रेटेड है कि स्ट्रिप की फॉर्म में, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी मतलब कि एक्स एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे उसको प्लेस करें, वो जो डिस्टेंस होगी दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चंस आएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से के एक्स भी हो सकता है, के वाई भी हो सकता है। आप मोमेंट ऑफ मतलब आई इस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है तो के एक्स मिलेगा, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है तो के वाई मिलेगा आपको, ऐसे डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेने पर। पोलर एक्सिस के अबाउट भी रेडियस ऑफ गायरेशन हो सकता है, और जो इनके आई में रेशियो रिलेशन था वो सेम रिलेशन यहाँ पर रहेगा, के जीरो है वो पोलर एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन है और वाई के लिए है। इसके बाद आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आपको पता होगा वैसे तो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कि एक बॉडी है उसमें कोई सेंटर लाइन है, मतलब सेंट्रोइड है, उससे जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उस एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस थ्योरम से निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, आई एक्स एक्स डेस सीजी से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सीजी से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल दूसरी एक्सिस है आई एक्स, ये एक्स एक्सिस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी एक्स, तो आई एक्स इक्वल हो जाएगा सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल एरिया डिवाइडेड बाई दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस dx का स्क्वायर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक जो फॉर्मूले तो आपने याद रखे हैं, ऑब्वियसली रखने ही हैं, आई वगैरह की कहीं भी आप डिराइव नहीं करोगे, बट फिर भी कहीं कहीं रेयरली कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि आपको डायग्राम दे दिया कोई और पूछा कि इसका आई क्या हो,
तो सिंपल सा हो तो आप निकाल सकते हो, थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो यहाँ पे क्या है, ये रेक्टेंगुलर है कोई बॉडी, ये कोई एरिया है रेक्टेंगुलर, इसमें ये सेंट्रोइड एक्सिस है। तो आपने क्या किया, इसमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप किसी को ये लग रहा होगा ये सेंट्रोइड एक्सिस हमें दिख रही है तो हम क्यों निकालें, तो मैं जस्ट आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ऊपर वाले का मैं निकाल लूंगी, उसका ट्वाइस उतना ही नीचे वाले का होगा। ये सेंटर एक्सिस से पास, मतलब सेंटर से पास होती हुई एक्सिस है। अब बी, इसकी हर जगह विड्थ तो यूनिफॉर्म है, रेक्टेंगल है तो बी विड्थ है, और यहाँ पर मैंने dy विड्थ का कोई सेगमेंट लिया स्मॉल, तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू dy। कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, y डिस्टेंस पे, तो b स्क्वायर dy करके इस स्मॉल सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको इंटीग्रेट करोगे आप कहां से लेके, आप या तो 0 से d/2 के बीच में कर लो, तो आपको उसका ट्वाइस करना होगा क्योंकि आपको आधे का मिलेगा, या फिर आप माइनस d/2 यहां से लेके प्लस d/2 यहां तक कर लेते हो, तो आपको एक ही बार में पूरा मिल जाएगा। b तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, y³/3, यहाँ पे माइनस d/2 प्लस d/2 आप वैल्यूज रखोगे और ix आ जाएगा। bdq/12 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होगा, जब इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। डी कौन सी डायमेंशन है, इसके परपेंडिकुलर वाले, तो IAB इज इक्वल टू bd³/12 प्लस किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट अगर आप निकाल रहे हो, जैसे कि CG के अबाउट तो मैंने ये निकाल लिया, CG से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये डिस्टेंस y ली थी ना, ये y ली थी इस एक्सिस से, सेंट्रोइड से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट। अब मुझे किसी और के अबाउट अगर ट्रांसफर करना है, थोड़ा सा कर ही देती हूँ मैं एक्सप्लेन, ये है इसके अबाउट आया bdq/12, और ये इसके अबाउट निकालना है, बेस के अबाउट, दूसरी कोई एक्स है, एक्सिस है AA' के अबाउट अगर निकालना है तो bdq/12 CG वाली एक्सिस के अबाउट प्लस BD टोटल एरिया, और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी d/2, क्योंकि बेस से पास हो रही है, सेंट्रोइड से पास हो रही है, तो ये हो जाएगी d/2 का स्क्वायर, bd³ तो अंदर आ जाएगा, बचेगा 1/12 प्लस 1/4, और ये आ जाएगा 12 1 प्लस 3 यानी 4/12 यानी 1/3 bdq/3। अब हम देख लेते हैं ये आई डिफरेंट सेक्शंस के, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो bdq/12 होगा, इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो क्यूब कौन सी का करेंगे, जो इस एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर है, ये y' है, इसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसका क्यूब होगा, इस तरीके से आप याद रखिए। तो इसके अबाउट निकाल रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन तो b है ना, इसलिए यहाँ पे b का क्यूब हुआ है, और यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को ऐड कर देंगे। ट्राइंगुलर सेक्शन है तो bh³/36 होता है सेंट्रोइड वाले एक्सिस के अबाउट, और इसके अबाउट आप लोग खुद निकाल के देख लीजिए, bh³/12 आएगा जो बेस से पास हो रही है। सर्कुलर की अगर बात करें तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्जन वाला चैप्टर है, इसमें यही यूज होता है मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस में, πd⁻⁴, और ये 32 आ जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सेमी सर्किल की अगर हम बात करें तो जो फुल सर्किल का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हाफ हो जाएगा, तो πd⁻⁴/128 आ जाएगा, Ix भी इतना ही होगा, Iy भी इतना ही होगा, और ये आ जाएगा πd⁻⁴/64। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हमने डिस्कस कर ही लिया, बट जहां पर हम ए ले रहे थे वहां पर अब एम लेंगे। अगर इंटीग्रेशन से निकाल रहे हैं तो जहां पर डीए ले रहे थे वहां पे अब डीएम लेंगे। तो जैसे कि ये कोई बॉडी है, इसमें स्मॉल मैंने मास डीएम यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दैट विल बी इक्वल टू डीएम इंटू r², आर है ये डिस्टेंस बीच की, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप अगर होल बॉडी का चाहिए तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। रेडियस ऑफ गायरेशन भी इसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पहले किया वैसे ही। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो हमने पहले पढ़ी वो इसमें भी एप्लीकेबल होगी। उसके अलावा ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हालांकि इसमें काफी कुछ की तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि
आई वाली जो थी क्वेश्चंस, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आप सोम में काफी ज्यादा यूज करते हो, उसके बेसिस पे कैसे निकालना है। और दूसरा जो है, अगर हम कुछ और सेक्शंस आएंगे जिनके लिए आप याद रख सकते हो। तो एक सिलेंडर रोड है, जैसे ये एक रोड आपने ली हुई है, बहुत पतली सी रोड है और लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसका आई होगा ml² / 12। अब इसको आप पहले वाले फॉर्मूले से लिख सकते हो। इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया वाला, आई वाला अगर पूछूं तो क्या होगा, सॉरी आई तो दोनों में ही इसने यूज किया है, बट जो स्टैंडर्ड हम बेंडिंग वाले चैप्टर में यूज करते हैं आई वाला, वो होता है BD³ / 12, ऐसे होता है। अब मैं मास एरिया की जगह मास लिख रही हूँ, तो मैंने BD को इसमें से हटा दिया और ये आ गया D²/12। तो यहाँ पे D की जगह L है तो L लिख दोगे, वो तो कोई इश्यू नहीं है। BD एरिया था, एरिया की जगह आप मास लिखना है, तो mD²/12, या L की फॉर्म में लिखना है तो mL²/12। तो आपको अलग से याद नहीं रखने पड़ेंगे फॉर्मूले, जो पहले फॉर्मूले हमने याद किए हैं उनमें एरिया को अलग निकालिए, उसको m से रिप्लेस कर दीजिए। रेक्टेंगुलर का तो ये भी हमने किया, वैसे हो ही जाएगा। सर्कुलर का अगर मैं करूं बात, तो पाई D⁴ होता है, एरिया को अलग निकाल लिया, π/4D², और ये आ गया D²/16। इसको मैंने m से रिप्लेस कर दिया, तो mD²/16 आ गया। रेक्टेंगुलर प्रिज्म की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको याद रखना होगा, यहाँ पे क्या होगा, mB²/12, 3D आ गया ना अब, तो mB²/12 mC²/12, यानी इस क्या करना है आपको, x एक्सिस इसके अबाउट निकालना है। तो आपको इसके परपेंडिकुलर दो, मतलब इसके अलावा जो दो डायमेंशन है, ये B वाली और ये C वाली, इनका स्क्वायर करके ऐड करके 12 से डिवाइड करना है। इसके बाद अब यहाँ पे सिलेंडर का भी पूछा जाता है, होलो भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली होलो ना देके कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि या तो शेल लिख देंगे, सिलेंड्रिकल शेल, या हूप। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि होलो वाले सेक्शन की बात हो रही है। तो सर्कुलर अगर सॉलिड है तो IZ mR² / 2 होगा, IX होगा वो m3R² + H²/12 होगा। क्वेश्चंस में ज़्यादा जो यूज़ हुए हैं वो ये वाली टर्म हुई है, Z वाली। और सिलेंड्रिकल होलो है तो इसका mR² होगा, सॉलिड है तो mR² / 2 होगा। किसी को अगर ऐसा डाउट आ रहा है कि सॉलिड वाले का तो ज़्यादा होना चाहिए, कम क्यों आ रहा है, तो अगर सेम मास है तो क्या होगा, मास अगर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तब तो मास m जो है ये सॉलिड वाले का ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आई ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, अगर सेम डाया अगर हमने रखा है तो। बट अगर मास सेम है दोनों का, तो होलो वाले का आई ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एक्सिस है जिसके अबाउट हम रोटेट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, उस एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस पे मास लोकेटेड है। तो इसीलिए ऐसा भी क्वेश्चंस बनता है कि साफ्ट की अगर हम बात करें तो सॉलिड और होलो में बेस्ट कौन सा होता है, तो होलो वाला बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आई जो हमें मिलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि मास ज़्यादा डिस्टेंस पे कंसंट्रेटेड है। तो ये हो गया। उसके बाद स्फेयर पर याद रखना है आपको, इसमें तो स्फेयर में IX YY IZ तीनों सेम ही होंगे, 2/5 mR²। अगर कौन की शेप का कोई है तो वहाँ पे ये वाला आप याद रखिए 3/10 mR², ये वाले कम यूज होते हैं थोड़े। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी डायमेंशन है 100/200 mm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस का रेशियो पूछा है। एक तो जब भी आपको इस टाइप का सेक्शन दिया जाए, लार्जर वाले जो डायमेंशन है उसको आप डेप्थ लोगे, और इस तरीके से होगा ये सेक्शन। जैसे कि कोई बीम का सेक्शन आप ले रहे हो, तो उसमें आप कैसे प्लेस करोगे, जब बड़ी वाली डायमेंशन है उसको वर्टिकली रखोगे। तो यहाँ पे ये है 200 mm, ये है 100 mm। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/12 BD³, B हो गया 100 × 200 का क्यूब, डिवाइडेड बाई इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 1/12 100 × 200 × 100 का क्यूब। जो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो डेप्थ होगी, तो इस वाले YY वाले केस में डेप्थ है वो 100 हो जाएगी। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 200 का स्क्वायर बचेगा और नीचे 100 का स्क्वायर बचेगा,
तो 4 आ जाएगा रेशियो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिए है कि कोई एरिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के बाद लिस्ट होगा। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसमें आपने देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये सीजी से पास होती हुई एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी फॉर्मूला होगा, अगर रेक्टेंगुलर है तो BD³/12 हो गया। इसके अबाउट किसी दूसरी एक्सिस के लिए हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस AY बार का स्क्वायर होगा। Y बार क्या है, दूसरी एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसके और इस वाली एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि इसके अबाउट ही मिनिमम होगा, क्योंकि इसके अलावा किसी भी एक्सिस से अगर इसके लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कुछ होगी, इसके लिए निकाल रहे हो तो ये डिस्टेंस कुछ होगी। तो जितना हम सेंट्रोइड से दूर जाते जाएंगे ये Y बार की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो लिस्ट किसके लिए होगी, सेंट्रल एक्सिस, यानी जो सेंट्रोइड से पास हो रही है उस एक्सिस से। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए है कि एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पैरेलल टू द बेस। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर में आपको सेंट्रोइड वाला याद रखना है, ये होता है BH³/36, ये डिस्टेंस होगी h/3, तो BH³/36 प्लस A1/2 इंटू B इंटू H इंटू Y बार का स्क्वायर, Y बार की जगह आ जाएगा h/3 का स्क्वायर, BH³ आप बाहर ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 1/36 प्लस 1/339 और 9 इंटू 18, इसको आप लिख सकते हो 36 प्लस 2 यानी 3/36 आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1/12। तो 1/12 BH³ आ गया, 1/12 BH³ बेस के अबाउट ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मास m है, साइड्स A और B हैं, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट थ्रू इट्स सेंटर। मतलब ये जैसे कि ये जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट है, यहाँ पर ये डायमेंशन A है, ये B है, तो ये अगर प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो जो Z एक्सिस है परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो पहले तो आपको मैं सिंपल जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एरिया की फॉर्म में, उसी के फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, फिर हम इसकी फॉर्म में भी लिख लेंगे। तो जैसे कि एरिया की फॉर्म में IZ की अगर मैं बात करूँगी तो ये इक्वल होगा IXX प्लस IYY। ये एक थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और हमने देखा भी था कि कैसे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम का क्या कहती है कि दो एक्सिस हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो तीसरी एक्सिस जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर A के अबाउट हो जाएगा AB³/12 और इसका BA³/12 हो जाएगा। अब ये तो हो गया Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मास दिया है तो मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, तो अब आपको इसको मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, AB है वो एरिया है तो इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचा B²/12 प्लस A²/12। अब एरिया को आप M से रिप्लेस कर दो, इसकी जगह M लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि ये हो जाएगा ऑप्शन A। यहाँ पर ये ट्रिक बता रही हूँ मैं, चाहे तो आप मास की फॉर्म में भी फॉर्मूले याद रख लें, बट वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि एरिया वाले भी रखने हैं मास वाले भी रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए है कि एक लेमिना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन किया कि ये एरिया का सेकंड मोमेंट है, मतलब एरिया का भी हो सकता है, मास का भी हो सकता है, बट सेकंड मोमेंट होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकंड मोमेंट कैसे होता है कि हम जनरली फर्स्ट मोमेंट या जिसको मोमेंट बोलते हैं वो लेते हैं तो फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं। सेकंड अगर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फोर्स का मोमेंट हो सकता है, एरिया का हो सकता है, मास का हो सकता है, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है, सॉरी सिलेंडर है, स्पेयर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है, हाइट h है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा। तो वैसे तो आपको पता लग ही रहा होगा, अगर नहीं लग रहा है तो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना लीजिए। ये यहाँ पे कट कर रही है दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यहीं पे होगा, तो ये कहाँ पे कट करेंगी h/2 पे, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए है कि एक थिन होलो कोन लाइन्स है अगर कोई,
तो उनका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ पे लाई करेगा। तो क्या करना है आपको, थिन होलो कोन लाइंस है, मतलब एक कोन है जो कि होलो है, जैसे कि ऐसा कोई कोन है, आप ऐसे समझ सकते हो जो बर्थडे पे कैप लगाते हैं वैसा है कुछ है कि अंदर से तो होलो है और इस तरीके कोन की शेप में है। तो होलो कोन का होता है h/3 डिस्टेंस पे। आप इसको सर्किल से रिलेट ट्राइंगल से रिलेट करके याद रख सकते हो कि जैसे ट्राइंगल का होता है वहीं वैसे ही इसका होगा, और जो सॉलिड होता है उसका होता है h/4 पे, तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इनमें, CG of a circle as at its center, CG of a triangle at the intersection of meridian, CG of a rectangle is at the intersection of its diagonals, CG of semicircle। ये क्वेश्चन आई थिंक आप पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट द बेस। बेस के अबाउट होता है BDQ/12, हमने निकाला भी है पहले। इसके अबाउट होता है ये होता है 3, ये होता है 12। तो ये जो बेस के अबाउट होगा वो CG के अबाउट है उसका 4 टाइम्स होगा, सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए है कि एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर d है, होलो सर्कुलर सिलेंडर है, इंटरनल डायमीटर d है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो का क्या होगा। क्या क्या कंडीशन दी है, एक तो सॉलिड है आपका, डायमीटर d है, दूसरा है होलो है जिसका इंटरनल डायमीटर है d है, ये इस तरीके से होलो है इसमें से, इसका ये वाला डायमीटर इंटरनल वाला है, ये डी है, बाहर वाला हमें क्या है नहीं पता, आप उसको कैपिटल डी लिख सकते हो। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का एरिया सेम है। देन द रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो सेक्शन टू दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ए का आपको रिलेशन दिया है, आप यहाँ से डी निकालोगे, कैसे निकालोगे, सॉलिड सिलेंडर का हो जाएगा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात यहाँ पे हो रही है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा π/4 d², ये इक्वल होगा, सॉरी स्मॉल वाला है ना, ये सॉलिड वाले का है, तो दिस विल बी इक्वल टू π/4 d² - d², क्योंकि सेम है, π/4 से π/4 कैंसिल हो गया, d² इज इक्वल टू आ गया 2d², और कैपिटल डी इक्वल आ जाएगा √2d। ये आ गया आपका रिलेशन। रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो सिलेंडर टू दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, होलो का क्या हो जाएगा π/64 d⁻⁴ - d⁻⁴ अपॉन π/64 स्मॉल d⁻⁴, इससे कैंसिल हो गया, डी की जगह आप √2d रखोगे, √2d इंटू d⁻⁴, इसके भी पावर 4, इसकी भी 4 माइनस d⁻⁴ अपॉन, ये तो स्मॉल आएगा ना, सॉरी ये जो है सॉलिड वाला, ये स्मॉल डी आएगा सॉलिड का, तो d⁻⁴, इसमें d⁻⁴ तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2⁻⁴, यानी 2⁻⁴ - 1, 2⁻2 - 1, 4 - 1 तो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो इसकी एक्सिस CG से पास हो रही है, ब्रेड्थ के पैरेलल है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो दूसरी एक्सिस है जो पैरेलल टू डेप्थ है। अब ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक बीम है तो उसमें बड़ी वाली डायमेंशन कौन सी है, छोटी वाली कौन सी है। अब ये अंडरस्टूड ही होता है, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं तो हम बीम के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहीं पर ऐसा फ्लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आई है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया वाला वो यूज होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मेरा स्ट्रक्चर जैसे ऐसे है, ये ऐसे है, ये है 100, ये है 200, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, मैं इसको ऐसे नहीं रखूंगी कि ये 200 हो गया और ये 100 हो गया, सॉरी ये 200 हो गया और ये 100 हो गया, ऐसे नहीं रखूंगी, क्योंकि ऐसे तो मुझे स्ट्रॉन्ग बीम नहीं मिलेगी, इसकी रेजिस्टेंस नहीं देगी फ्लेक्चर में उतना, क्योंकि इसका आई कम होगा। तो ये अंडरस्टूड ही है कि आप ऐसे लोगे। अब इसने क्या पूछा है कि एक तो आपको एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एजी एंड पैरेलल टू इट्स ब्रेड्थ, यानी ये बी है, ये डी है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि इस वाली एक्सिस के अबाउट ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि आपने बड़ी वाली डायमेंशन को वर्टिकल रखा है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो यानी फर्स्ट वाला जो है वो ग्रेटर होगा आई एक्स वाला, बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि
यूनिट टू क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मास। इनर्शिया ऑफ एरिया हुआ तो एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, मीटर रेज़ टू पावर 4। और यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मास है तो ये मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो kg इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पर डी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, तो कुछ नहीं, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर। सर्किल का क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और उसका हाफ हो जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि वर्टिकल सेंट्रोइड डिस्टेंस। ये क्वेश्चन दो बार क्यों आ रहे हैं, क्या मिस्टेक हुई है, मैं कर दूंगी इनको अरेंज। आपको यहाँ पे समझ आ ही गया होगा कि h/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टॉर्जनल पेंडुलम ये एक वो मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, हम बॉडी को 3 अलग अलग फ्लेक्सिबल वायर से लटका देते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं, फिर रिलीज करते हैं। तो इस तरीके ऑसिलेशंस होते हैं जहाँ पे हम आई कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट में दिया है कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी की है, वो प्रॉपर्टी जो कि शो करती है कि कोई भी इसमें चेंजेज होंगे उसमें ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल रॉन्ग और अपोजिट स्टेटमेंट है। बेसिकली आई है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना है तो आई है वो बॉडी को रोटेट कराना है तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ही ज्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा रोटेशन के लिए। तो यहाँ पर और अगर एरिया की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सर के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जितना ज्यादा आई होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उसको बेंड करना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड में दिया है कि पार्टिकल है वो एक आइडियलाइज्ड बॉडी है जिसकी साइज है वो अफेक्ट नहीं करती है जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स को। मतलब कोई फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उनके रिस्पॉन्स को, उनका बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा उस फोर्सेस के लिए, वो उसकी साइज से इफेक्टेड नहीं होता है। तो पार्टिकल हम एक बहुत ही स्मॉल बॉडी का पार्ट है उसको कंसिडर करते हैं जिसका साइज है उसका अफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया सही स्टेटमेंट। थर्ड में दिए है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग फोर्स है उसको उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए। तो रिजिड बॉडीज के लिए तो ये एप्लीकेबल होता है, डिफॉर्मेबल के लिए नहीं होता है। जैसे कि ये कोई डायरेक्शन है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, दूसरा फोर्स है वो इस तरीके से यहाँ पे लग रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप इसको यहाँ से उठा के अगर यहाँ भी लगा देते हो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ भी लगा देते हो तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम ही फोर्स के लिए रिस्पॉन्स है वो रहेगा बॉडी का। बट ये तभी एप्लीकेबल है जब रिजिड बॉडी हो, क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि पहले वाला जो केस था इस तरीके से फोर्सेस लग रहे थे तो ये पुश कर रहे थे, कंप्रेशन हो रहा था। वहीं पे फोर्सेस को अब हमने इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, वो ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल से दूसरी जगह ले गए उनको लाइन ऑफ एक्शन पे। तो अभी ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं यहाँ पर। तो डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ भी दिया है कि कंटिन्यूम है वो एक आइडियलाइज्ड बॉडी है जिसका मैटर है उसको अज्यूम किया जाता है कि टोटली कंटिन्यूअस है, होमोजेनियस एंड पोरस है। तो बेसिकली कंटिन्यूम ये टर्म है ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन तो ये है बट कंटिन्यूअस डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर, जहां पर प्रॉपर्टीज हैं वो मैटर की आर कंसिडर्ड एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ शेप वेरिएबल्स। मतलब फ्लूइड में हम कंप्रेसिबल फ्लूइड भी ले सकते हैं, तो उस केस में हर एक जगह पे जरूरी नहीं है अनस्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही रहे, डेंसिटी हर जगह सेम ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं होता है फ्लूइड में। तो होमोजीनियस वाला ये नहीं एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर कंटिन्यूम है ये फ्लूइड में यूज होता है। तो ये भी गलत हो गया, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर होल पंच आउट किया गया एक सर्कुलर लेमिना में। ऐसे क्वेश्चन से एक बार थोड़े आपके पहले देखे हुए होंगे तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो विजुअलाइज नहीं हो पाता और एग्जैक्टली समझ नहीं पाती कि दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से कोई सर्कुलर स्क्वायर होल किया गया सर्कुलर लेमिना में, ये सर्कुलर लेमिना है, इसके अंदर स्क्वायर होल इस तरीके से किया गया है कि रेडियस ऑफ द सर्किल है ये स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है।
यानी स्क्वायर यहाँ पे बनेगा वो ऐसे बनेगा, डायगोनल इक्वल है तो एक कॉर्नर यहाँ आएगा, एक यहाँ हो गया और दो ये ऊपर नीचे हो गए। अब हमसे पूछा गया है कि जो रिमाइंडर है ये होल रिमूव करने के बाद में जो बचा है उसका सीजी होगा सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑन द सर्कमफ्रेंस। स्क्वायर का कॉर्नर, कॉर्नर सेंटर नहीं सॉरी कॉर्नर, तो इस वाले कॉर्नर से पूछे। अब यहाँ पे कॉर्नर काफी सारे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है कि जो सरफेस सर्कमफ्रेंस पे कॉर्नर आ रहा है उससे हमसे पूछा है। तो अब यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला आप लगाओगे, जो सर्किल है उसको मैं A1 मान लेती हूँ और जो कट किया हुआ ये स्क्वायर है इसको A2 बोल देते हैं। तो स्क्वायर जो सर्कल है सॉरी इसका क्या हो जाएगा एरिया, इसकी रेडियस हमें r दी गई है तो टोटल इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट इक्वल करेंगे। मान लिया कि इसका सेंटर है वो यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पे है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर इसका सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पर, सर्कल का सेंटर यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस होगी r। तो A1 का मोमेंट हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू आर माइनस A2 का मोमेंट जो होल बना है उसका, तो A2 का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डायगोनल पता है, साइड्स नहीं पता है। तो जैसे ये कोई स्क्वायर है, इसका डायगोनल अगर मैं बोलूँ r है तो ये स्क्वायर है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, दोनों साइड से सेम होंगी। पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से a आ जाएगा r/2 का रूट। अब आप स्क्वायर का एरिया की इक्वेशन लिख सकते हो, r/√2 का स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, मिडिल में होगा। ये जो इस तरीके से भी कहते हैं कि जो स्क्वायर या रेक्टेंगल है उनके डायगोनल्स जहाँ पे कट करते हैं वो सेंट्रोइड होता है। तो यहाँ पे होगा तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r/2, ये हो गया डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा पाई r स्क्वायर टोटल एरिया माइनस r/√2 का स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो एक तो r बच जाएगा क्योंकि ऊपर r³ आ रहा है, नीचे r स्क्वायर आ रहा है। बाकी बची हुई टर्म्स को अगर आप लिखोगे तो ऐसे आएगा पाई माइनस 1/4 और ये पाई माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा r पाई माइनस 0.25 अपॉन पाई माइनस 0.5। तो ये यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखोगे तो सी में मैच कर रहा है। तो ऐसे भी वैल्यू पूछ ली जाती है जहाँ पे पाई और आर के टर्म में आपसे पूछ लिया, तो कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, कर सकते हो आप एग्जाम में इजीली। क्वेश्चन 35 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये होल कहीं पर बनाया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस की क्लैरिटी देने के लिए। यहाँ पे दिया गया है एक सर्कुलर प्लेट है, डाया 6 सेंटीमीटर है, इसमें आपने एक सर्किल बनाया जिसका डायमीटर है वो इस सर्किल के रेडियस के इक्वल है। तो ये सर्कल था, इसके अंदर इस तरीके से ये होल दूसरा बनाया गया है। हमसे पूछा है कि जो रिमाइंडर है, जो ये वाला पार्ट है, इसका है वो सेंट्रोइड है, वो कितनी डिस्टेंस पे होगा। और किससे पूछी है डिस्टेंस सीजी ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट। ये सर्कुलर प्लेट का इनिशियली ये से जो सेंटर था, जो यही सेंट्रोइड था सर्कुलर प्लेट का, अब ये होल हटाने के बाद में जो नया सेंट्रोइड होगा उसकी इससे डिस्टेंस पूछी गई है। एक तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए पीछे का, अगर आपने सारा देखा है तो, कि इधर की तरफ शिफ्ट होगा अब, तो यहाँ पे कहीं इससे आगे आएगा कहीं पे ये सेंट्रोइड। अब हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ, जैसे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ये वाला हमने मान लिया कि एक्स सी है, और हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स बार लिख देते हैं, चलो जनरली जो लिखा जाता है। तो ये जो सेंटर है, एक मिनट, ये यहाँ पर C1 क्या है, जो होल एरिया था उसका सेंटर है, C2 जो होल बनाया है अंदर उसका सेंटर है, C1 ये वाला होल बोल रही हूँ, आई होप क्लियर हो आपको। पूरा जो था इनिशियली सर्कल उसका सेंटर था, और C2 है जो होल बनाया है अंदर उसका सेंटर है, और C है ये जो रिमाइंडर है उसका सेंट्रोइड। तो रिमाइंडर का सेंट्रोइड है, इसकी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए कि ये है एक्स बार। इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट की इक्वेशन लिख रही हूँ, ये डिस्टेंस एक्स बार है, डिस्टेंस एक्स बार है तो एक्स बार इंटू A1 माइनस A2 होगा क्योंकि A2 नेगेटिव है, इज इक्वल टू एक्स A1 माइनस X2 A2। यहाँ पे अब आप वैल्यूज रख दोगे A1 A2 की। A1 क्या हो जाएगा,
A1 पूरे का है तो इसका डाया 6 है तो रेडियस 3 होगा, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर। A2 में क्या कर दिया है आपने, इस तरीके से बनाया है कि 6 सेंटीमीटर में से 3 सेंट इसकी रेडियस के इक्वल डाया है, यानी बाहर वाले सर्किल का 6 सेंटीमीटर डाया है, उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और होल वाला जो अंदर वाला सर्किल है उसका रेडियस, उसका डाया है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, और पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया लिख देंगे। सेंट्रोइड की अगर बात करें तो इसका सेंटर जो होल बनाया है इसका सेंटर होगा यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, क्योंकि ये डिस्टेंस है जो सर्कल बड़े वाला है, इसकी रेडियस ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया इसके लिए x1 की वैल्यू, सॉरी x2 की वैल्यू, और x1 की वैल्यू हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस जो कि हमें पता है रेडियस के इक्वल है 3 सेंटीमीटर। तो बस आपको जस्ट वैल्यूज रखनी है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक्स बार आपका आएगा वो ए डैश से आएगा, तो ये 3.5 सेंटीमीटर ही आंसर नहीं कर देना है, ये क्या है, ए डैश से डिस्टेंस है। आपको किससे चाहिए, आपको ये वाले डिस्टेंस चाहिए, सी और C1 के बीच की डिस्टेंस, ये C1 है ये C है, और कलर यूज करते हैं, ये C है ये C1 है, इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो अब ए डैश से C1 कितने डिस्टेंस पे है, 3 सेंटीमीटर पे है, C कितने डिस्टेंस पे है, 3.5 सेंटीमीटर पे है, तो 0.5 सेंटीमीटर आएगा आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये एक अलग से थ्योरम है जो कि ज़्यादा यूज होती नहीं है, बट कभी कभी इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि गुप्ता एंड आर अगोर में इसके क्वेश्चंस हैं। तो इस थ्योरम के लिए ये आपको याद रखना है, ये कहती है कि जो स्फेरिकल शेप की बॉडी है उनके लिए एप्लीकेबल होगा, लेमिना है जैसे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप की उनके ये होगा, और जो स्क्वायर शेप की है और रेक्टेंगुलर लेमिना है उन पे ये एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन ज़्यादा पर इसी पे बेस्ट पूछे जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एरिया इंटू एम इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सेमी एक्सिस, जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग ए है डायमेंशन, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी डायमेंशन बी है, और जेड एक्सिस के अलोंग इसकी डायमेंशन है वो सी है। तो जब आपको जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है तो एक्स और वाई के अबाउट जो है उनको स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड कर दोगे, यानी एस की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से आप जेड एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो। तो ये उन्होंने शॉर्टकट टाइप एक दिया कि हाँ इस तरीके से आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो। क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसमें तो इसमें 5 आएगा, और लेमिना रहेंगी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप, इनमें 4 आएगा, और बॉडी स्क्वायर इन शेप और रेक्टेंगुलर लेमिना इसके लिए 3 वाला आएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, काफी सिंपल सा, एक होलो सर्कुलर सेक्शन है, एक्सटर्नल डाया 8 सेंटीमीटर है, इंटरनल 6 है, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। कहीं भी कोई होलो सेक्शन अगर इस तरीके से है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करोगे, आप पूरे का निकाल दिया और बीच में जो होल बन रहा है उसका माइनस कर दिया, तो डी ये पूरा डाया था, तो इसका हो जाएगा सॉरी पाई बाई 64 इंटू डी रेज टू पावर 4, इसमें से आप माइनस कर दोगे जो होल बन रहा है अंदर, ऐसा है, तो ये तो है डी, और होल बन रहा है उसका डाया है स्मॉल डी, तो होल का आप माइनस करोगे तो पाई बाई 64 इंटू स्मॉल डी रेज टू पावर 4, इसको आप वैल्यूज रख के सोल्व करोगे, इजी सी कैलकुलेशन है, डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कंपोजिट एरिया दिया गया है, आपसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये भी आपको दे दिया है, तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक A2 क्या है, होल बना हुआ है, तो हम A1 और A3 का निकाल लेंगे होल को नेग्लेक्ट करते हुए, जैसे पहले एक्स बार वगैरह में निकाल रहे थे, होल को नेग्लेक्ट करते हुए हम A1 और A3 का निकाल लेंगे, और उसके बाद A2 वाला माइनस कर देंगे। तो A3 की अगर मैं बात करूं तो A3 का क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई 36 तो होता है सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास होती है उसके लिए, और बी एच क्यू बाई 12 होता है बेस के अबाउट, तो ये बेस के अबाउट यहाँ पे निकालें क्योंकि बेस से पास हो रही है एक्सिस, तो बी एच क्यू बाई 12, बी की वैल्यू हो जाएगी 448, 8 इंटू 8 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 12, ये इस वन के लिए हो गया I1। I2 क्या होगा, पूरे स्फेयर का होता है पाई बाई 64 डी रेज टू पावर 4, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा, डी की जगह आप वैल्यू क्या रख दोगे, 8 रख दोगे, तो मैं ये 8 रख देती हूँ,
और माइनस आपको क्या करना है, एक सर्कल जो अंदर बन रहा है उसका, जो सर्कल अंदर बन रहा है उसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 64 डी रेज टू पावर 4। डी इसके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर करती हूँ मैं, और डी यहाँ पे 4 सेमी है, तो I2 यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई बाई 64, और डी की जगह आप रखोगे 4 रेज टू पावर 4। तो आप I1 प्लस I3 माइनस I2 करोगे तो आप इसको सोल्व करने पर आंसर आपका सी आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछ लिया डायरेक्टली तो, बट हाँ ऑप्शन दूर है, आप अप्रोक्सीमेशन से भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि थिन स्फेरिकल शेल है तो MI क्या होगा। दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। होलो स्फेयर के लिए 2/3 mr² होता है, सॉलिड के लिए 2.5 mr² होता है। तो थिन स्फेरिकल शेल बोला है, हु बोला है, तो वहां पर होलो की बात हो रही होती है, डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी साइड्स ए और बी है। आई थिंक ये भी सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्चुअली मैंने अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस कलेक्ट किए, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मल्टीपल जगह पे थे, तो इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करते हैं। m/12 a² प्लस b² होगा ये क्या होगा, IZ पूछा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट, तो IZ पूछा है तो ये इक्वल होगा IX प्लस IY के, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि स्फेयर है, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है आपको, तो आप इसको सॉलिड मानोगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी आपको लगानी होगी। सॉलिड है, सेंट्रोइड वाले एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr²। ये पूछा है टेंजेंशियली कोई एक्सिस है उसके अबाउट, ये टेंजेंशियल एक्सिस यहाँ से जा रही होगी, बीस की इनकी डिस्टेंस होगी रेडियस के इक्वल, तो 2/5 mr² प्लस m इंटू r²। जब हम एरिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उस पे AY² लिखते थे, यहाँ पे MY² लिख देंगे। तो इसमें आप करोगे तो 2/5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7/5 mr², सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस r है, m है, मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट क्या होगा। ये सर्कुलर डिस्क है, ये यहाँ पे एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट एरिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता था π/64 डी रेज़ टू पावर 4। अब मैंने क्या है आपको ट्रिक बताई थी कि इसमें आप एरिया को बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा d² अपॉन 16, तो यहाँ पे π/4 d² एरिया हो गया, इसकी जगह मास को रिप्लेस कर दो, तो md² डिवाइडेड बाई 16 आ रहा है, ये डी की फॉर्म में आ रहा है, ऑप्शन आर की फॉर्म में है, तो आप डी की जगह 2r रखोगे, 2r का स्क्वायर अपॉन 16, तो 4 आ जाएगा नीचे, mr² डिवाइडेड बाई 4, डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में दिए है कि दो सर्कुलर डिस्क हैं जिनका वेट सेम है और थिकनेस भी सेम है, डिफरेंट मेटल्स की बनी हुई है, जो मेटल्स जिन जिनकी बनी हुई है उनकी डेंसिटी अलग अलग है, एक हैवी होगा एक लाइट होगा, तो किसका रोटेशनल इनर्शिया वो ज़्यादा होगा, ये हमसे पूछा है। एक हम 1 बोल देते हैं, दूसरे को 2 बोल देते हैं, 1 हैवी वाला ले लेते हैं, लाइट वाला 2 ले लेते हैं, मास दोनों का सेम है और रो डिफरेंट है, तो क्या होगा, जो भी हैवी वाला मटेरियल है उसका वॉल्यूम कम आएगा, दूसरे वाले का ज़्यादा आएगा सेम मास के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप 5 kg है वो फोम ले रहे हो, या फिर 5 kg आप आयरन ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा वॉल्यूम में, जो हैवी वाला मटेरियल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, V1 विल बी इक्वल टू लेस देन V2। और ये आप इससे भी निकाल सकते हो कि m अगर सेम है तो जिसका रो ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम है वो कम आएगा। अब थिकनेस भी अगर सेम कर दी है, इस तरीके से सर्कुलर डिस्क है, थिकनेस दोनों की अगर सेम है तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो V1 विल बी इक्वल टू V1 विल बी लेस देन A1 विल बी लेस देन A2, जो लाइटर वाला मटेरियल है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब एक तो ऐसा है कोई बॉडी और दूसरा ऐसा है, तो सर्कुलर के लिए आपको पता ही है ये होता है md² डिवाइडेड बाई 16, डी की फॉर्म में ये आएगा आपका। अब m तो दोनों का सेम है, बट जिसका d ज्यादा होगा उसकी i की वैल्यू ज्यादा आएगी,
डी किसका ज़्यादा होगा? जिसका एरिया ज़्यादा है। तो जो लाइटर वाला है, स्मॉलर डेंसिटी वाला जो सॉलिड है, जो मेटल है, उसकी आई जो है वो की वैल्यू ज़्यादा होगी। रोटेशनल इनर्शिया उसका लार्जर होगा, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिए है कि यहाँ पे रूट्स जो रूल है उसके अकॉर्डिंग एक इलिप्सॉइड है जिसकी डायमेंशन 2, 3, 4 दी गई है। लास्ट सेमी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका एक क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। यहाँ पे इन्होंने जस्ट एक डिफरेंट फॉर्मूले दिए थे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा सॉलिड और इलिप्सॉइड वगैरह ऐसी 3D वाली चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया वाला लेना है तो ये हो जाएगा a इंटू एस डिवाइडेड बाई 5, और अगर मास वाला लेना है तो m इंटू एस डिवाइडेड बाई 5। अब ये s है, ये क्या है? 3 एक्सिस होंगी, तीनों के अलोंग आपको डायमेंशंस पता होंगी। जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसको आप छोड़ दीजिए, और बाकी दूसरी 2 एक्सिस है उनको स्क्वायर करके, मतलब दूसरी 2 एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 वाली जो एक्सिस है, लास्ट सेमी एक्सिस, यानी इस वाली के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो आप इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे और इस फॉर्मूले में रख दोगे। जैसे m की फॉर्म में चाहिए ना हमें, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट मास दिया गया है ना, यानी मास इसने डिफाइन किया है, वैल्यू दी है कि 1 है, तो हम ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला। तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 13/5। तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंपल है क्वेश्चन तो काफ़ी, बट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। इसमें दिया है कि एक तो सॉलिड सिलेंडर है और दूसरा है वो होलो सिलेंडर है, दोनों का मास सेम है, इक्विवेलेंट टू ए हुप ऑफ सेम मास एंड रेडियस इक्वल टू। मास दोनों का सेम है तो रेडियस में क्या रिलेशन होगा? बेसिकली सॉलिड है, उसकी टर्म में होलो की रेडियस क्या होगी? उसकी रेडियस की टर्म में तो आई एक्स है, यहाँ पर है, इसका फॉर्मूला ये होता है, और सॉलिड के लिए और होलो के लिए ये होता है। आर एच यहाँ पर होलो जो है उसकी रेडियस है, और एस है वो सॉलिड वाले की रेडियस है, एच है वो हाइट है। तो यहाँ पर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, एच स्क्वायर ये बचेगा, 3r(s) स्क्वायर इज इक्वल टू 3r(h) स्क्वायर। यहाँ से पता चल जाएगा कि आर एच विल बी इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई √2, यानी सेम मास में इसका डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स रेडियस होगी, तो इक्वल हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ए आएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना है, यूनिट मास है, यानी m की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट वाइड है एंड k यूनिट्स लॉन्ग है। ऐसे है जैसे ये 1 मीटर है और ये डायमेंशन k मीटर है। आपको से यहाँ से पूछा है कि ये जो प्लेन जिसमें रेक्टेंगल लाई कर रहा है इसके परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस है, यानी अगर ये x है ये y है, तो z वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके सेंटर से पास होते हुए जो एक्सिस जा रही है परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट क्या होता है, m/12 b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बस आप वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू 1 रख दी, b की जगह आपने 1 रख दिया, d की जगह k रख दिया, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 25/6। तो 1 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 25/6, 1 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम सेंट्रोइड के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम फ्रिक्शन कवर करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।